हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्जाम बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो जितना हो सके उतना पढ़ाई कर लो। अभी अभी वैसे इतना टाइम नहीं है कि अगर पहले पढ़ाई नहीं की हुई है तो अभी कुछ काम नहीं होने वाला है। लेकिन जितना टाइम हमारे पास में है उतना टाइम में अगर हम थोड़ा ढंग से पढ़ाई करेंगे तो हमारे लिए वो ज्यादा बेटर होगा। तो आज मैंने जो क्लास स्टार्ट की है, अभी आप लोगों को जैसे पता ही है कि हम ऑलरेडी हमारा जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है सीएमए इंटर का पेपर नंबर 9 उसके 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं मैराथन क्लास के। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कंप्लीट किए थे अभी तक, जिसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और दोनों पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए। आज हम उसका थर्ड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आज अभी तक जो हम कर चुके हैं उसमें हम ऑलरेडी फोरकास्टिंग, कैपेसिटी, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, एंड उसके बाद हम फैसिलिटी लोकेशन, फैसिलिटी लेआउट, देन उसके बाद हम कल इस ये हमने फर्स्ट वाले पार्ट में कंप्लीट किया था। सेकंड पार्ट में हमने ईओक्यू, एंड उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, क्यूइंग थ्योरी, एंड ये लास्ट में हमने शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग कंप्लीट किया था। आज वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हम सिमुलेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड रिप्लेसमेंट, ये 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज वाले पार्ट में हम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरी फर्स्ट टॉपिक, सिमुलेशन। अच्छा, सिमुलेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। सिमुलेशन बेसिकली हम जो सिमुलेशन करते हैं बेसिकली हम वो फ्यूचर के प्रेडिक्शन के लिए करते हैं। यहाँ पर फ्यूचर का प्रेडिक्शन किया जाता है लेकिन वो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता है। तो हमारे कोर्स में जो सिमुलेशन है वो प्रोबेबिलिस्टिक सिमुलेशन है, जिसको मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन या कंप्यूटर सिमुलेशन भी बोला जाता है। सो आज हम सिमुलेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो सिमुलेशन में एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, एग्जाम में तुम्हें सिमुलेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा एक दो तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे क्लास में। तो टॉपिक है अपना सिमुलेशन। तो सिमुलेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो रिसिप्ट और पेमेंट का ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। रिसिप्ट कितना हुई है उसकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है, पेमेंट कितना हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है। बस एक चीज ध्यान रखना, सिमुलेशन में जो प्रोबेबिलिटीज का टोटल होता है ना, तो प्रोबेबिलिटीज का सम करने पर या टोटल करने पर 1 होना चाहिए वो। तो यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ना तो सिमुलेशन में हमें प्रोबेबिलिटीज में लास्ट में है ना, जैसे रिसिप्ट में 10,000 पे एडजस्टेड लिखा हुआ है, सेम ऐसे ही पेमेंट पर 7,000 पर एडजस्टेड लिखा हुआ है। तो एडजस्टमेंट क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा कि सिमुलेशन का हम यहां पर चेक करेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटीज का टोटल रिसिप्ट में, तो ये हो रहा है 50, 60, 70, 80, 90। तो रिमेनिंग बचा है 10%, वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, टोटल 1 होना चाहिए प्रोबेबिलिटीज का। तो हमने ऐसे रिसिप्ट, जैसे हमने रिसिप्ट के लिए एडजस्ट की है वैल्यू, वैसे ही हम पेमेंट के लिए भी एडजस्ट करेंगे वैल्यू। तो पेमेंट के लिए हो गया 30, 40, 50, 70 हो गया, 70 और 25, 95। तो रिमेनिंग बचा है 0.05, तो 1 हो जाएगा इसका टोटल। तो हमने इसी तरह से जैसे हमने पहले रिसिप्ट के लिए किया था वैसे ही हमने यहाँ पर पेमेंट के लिए भी किया। तो या तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि तुम्हें सारी प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन हो, या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जहां पर सारी प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन तुम्हें एक प्रोबेबिलिटी खुद कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो आसान है, टोटल 1 कर लो, रिमेनिंग नंबर को माइनस कर दो, तो जो भी अपना पास वहां पे रिमाइंडर बचेगा तो वो अपना यहाँ पर एडजस्टमेंट में आ जाएगा। क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि हमें वीकली पैटर्न कैलकुलेट करना है। ये वीकली नहीं है, डेली है यहाँ पर। ठीक है, ये मेरी गलती है, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। डेली पैटर्न और रिसिप्ट दिया हुआ है 6 डेज का, 6 डेज का है। अच्छा, उसके अलावा हमें क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि हमारे पास ओपनिंग बैंक बैलेंस है 9,000 रुपीज का। तो चलो ठीक है, इतना हमें डेटा दिया हुआ है और क्वेश्चन में नीचे हमें रैंडम नंबर भी गिवन है। अगर सिमुलेशन का क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है या सिमुलेशन का क्वेश्चन हमने पहले देखा हुआ है तो सिमुलेशन का क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए कि सिमुलेशन के क्वेश्चन में हमें रैंडम नंबर हमेशा गिवन होंगे, क्योंकि रैंडम नंबर के बेस पर ही हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो रैंडम नंबर हमेशा हमें गिवन होंगे क्वेश्चन। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें 6 डेज के लिए सिमुलेट करना है रिसिप्ट को और पेमेंट को, और उन 6 डेज के लिए हमें क्वेश्चन में रिसिप्ट और पेमेंट के रैंडम नंबर्स गिवन है। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सिमुलेशन का क्वेश्चन ध्यान रखना, हमेशा 2 स्टेप में सॉल्व किया जाता है।
सिमुलेशन के क्वेश्चन की जो फर्स्ट स्टेप होती है, उस फर्स्ट स्टेप में हम कहते हैं जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक डेटा होता है, उस प्रोबेबिलिस्टिक डेटा से हम रैंडम नंबर कैलकुलेट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में रिसिप्ट और पेमेंट दोनों ही प्रोबेबिलिस्टिक है, तो हम इस क्वेश्चन में रिसिप्ट और पेमेंट का डेटा यूज करेंगे और उनसे हम रैंडम नंबर की एक स्पेसिफिक रेंज निकालेंगे। तो टेबल 1 जो बनती है सिमुलेशन में, उसमें हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं? रैंडम नंबर का जनरेशन बहुत ही आसान है। इस तरफ मैंने रिसिप्ट के लिए, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो इस तरफ मैंने रिसिप्ट लिखा हुआ है, इस तरफ मैंने पेमेंट लिखा हुआ है। तो दो अलग अलग टेबल्स बनेगी, रिसिप्ट की डिफरेंट टेबल बनेगी, पेमेंट की डिफरेंट टेबल बनेगी। तो यहां पर पहले हम रिसिप्ट के लिए कर लेते हैं। रिसिप्ट है 2 4 6 8 10। रिसिप्ट हमें क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो गिवन है 2000, 4000, 6000, 8000 एंड 10,000। ये हमें रिसिप्ट का डेटा गिवन है, ठीक है। अच्छा, रिसिप्ट की प्रोबेबिलिटी भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 30 25 25 10 10 30 25 25 10। अच्छा, मैंने अभी बताया है कि प्रोबेबिलिटी का जो टोटल है ना वो 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं 30 50 80 90 100 टोटल 1 हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, हमें क्या करना होता है कि अगर हमें रैंडम नंबर की रेंज कैलकुलेट करनी है, तो रैंडम नंबर की रेंज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का क्यूमुलेट करना होता है। प्रोबेबिलिटी को क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करना होता है, तो क्यूमुलेटिव करते हैं। तो क्यूमुलेटिव जैसा हम स्टैटिस्टिक्स में CF करते हैं, क्यूमुलेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी करते हैं, यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंगे। तो 0.10, उसमें 30 ऐड किया तो 40, उसमें 25 ऐड किया तो 65, उसमें 25 ऐड किया तो 90 और उसमें 10 ऐड किया तो 1.00। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का क्यूमुलेटिव हो गया। अच्छा, एक बार जब हम क्यूमुलेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो अब उसके बाद हमें रैंडम नंबर की रेंज कैलकुलेट करनी है। तो रैंडम नंबर की रेंज कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो ध्यान से समझना। हम यहाँ पर ये क्यूमुलेटिव में आया तो डेसिमल के अंदर है, ये सारे नंबर है तो डेसिमल में, लेकिन हम ऐसा मानेंगे कि नंबर गिवन है 10 40 65 90 और 100। 10 40 65 90 और 100 ऐसे नंबर्स गिवन है हमें। तो हम रेंज बनाएंगे ना, उसके लिए हम एक कंटिन्यूस सीरीज लिखेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? 0 से 9। अच्छा, 10 नेक्स्ट वाले में कैरी करेगा, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज जब हम बना रहे हैं तो यहां पर ऐसे बनेगा, ये 10 है ना ऊपर, इसमें से एक नंबर कम कर देंगे, तो 10 में से एक नंबर कम हुआ तो ये 9 हो गया। अच्छा, 10 यहां पर कैरी किया, 40 में से एक नंबर कम कर देंगे तो 10 to 39। नेक्स्ट हम यहां पर नंबर कैरी करेंगे 40, 65 में से एक नंबर कम कर देंगे तो 40 to 64। नेक्स्ट हम यहाँ नंबर यहाँ पे कैरी करेंगे 65, 90 में से एक नंबर माइनस कर देंगे तो 65 to 89। नेक्स्ट यहाँ पे और यहाँ पे 100 में से एक नंबर माइनस कर देंगे तो 99। इस तरह से हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने रिसिप्ट के लिए कैलकुलेशन की है, ऐसी ही हमारी कैलकुलेशन पेमेंट के लिए भी रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पेमेंट का डेटा भी गिवन है 3567, पेमेंट गिवन है 3000, 5000, 6000 एंड 7000। और इस पेमेंट के लिए हमें प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है। प्रोबेबिलिटीज है 25 30 40 एंड 5। 25 30 40 एंड 5, ये प्रोबेबिलिटीज भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी जो हमें गिवन है हमें उसका क्यूमुलेट करना है। तो क्यूमुलेट करेंगे तो 0.25, फिर 30 ऐड करेंगे तो 0.7 0.45, फिर 40। ओके, मेरे को यहां पर मिस्टेक पता लगी है। मिस्टेक ये है कि इसका टोटल है ना, ओह सॉरी, यहीं पर मिस्टेक हुई है हमारी, यहीं पर मिस्टेक हुई है। 25 में 30 ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा, 0.55 हो जाएगा ये, ठीक है। 0.55 में 0.4 ऐड करेंगे तो 0.95 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगा कि हमने ऊपर एडजस्टमेंट में कुछ मिस्टेक कर दी है, लेकिन वो यहीं पर मिस्टेक हुई थी। अच्छा, रेंज अब अगर अपन बनाएंगे ना, तो रेंज बनाने का तरीका ये होता है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 25 में से एक नंबर माइनस कर देंगे तो 24।
25 से स्टार्ट करेंगे, देन 54 तक जाएगा, क्योंकि 55 में से एक नंबर माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हम 55 टू 94 और लास्ट करेंगे 95 टू 99। ये जो रेंज कैलकुलेट की जाती है, इसके पीछे भी टेक्निकलिटी होती है। अच्छा, रेंज जब कैलकुलेट की जाती है तो जरूरी नहीं है 2 डिजिट की हो, तो 3 डिजिट की भी हो सकती है। वो सब हम जब क्लासेस होती है, रेगुलर क्लासेस होती है, उसमें हम ऐसा समझते हैं। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो 3 डिजिट वाला हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं एक बार के लिए 2 डिजिट वाले क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहा हूं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमें मोंटे कार्लो सिमुलेशन की एक टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनेगी? टेबल बनाने के लिए, अच्छा एक और चीज मैं बता देता हूं। यहां पर ये जो रैंडम नंबर हमने कैलकुलेट किया ना, ये रैंडम नंबर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कि रिसिप्ट में 0 से 9 तक सारे रैंडम नंबर 2000 के रिसिप्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। रिसिप्ट में 10 से लेके 39 तक सारे रैंडम नंबर 4000 की रिसिप्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। मीनिंग इसका ये है, मीनिंग इसका ये है, जैसे हमें सबसे पहला रिसिप्ट का रैंडम नंबर गिवन है 56, तो 56 अगर ध्यान से देखोगे तो इस वाली रेंज में आएगा। मतलब 56 पर डे वन रिसिप्ट का रैंडम नंबर है 56, तो 56 पर हमें डे वन पर रिसिप्ट जो वहां पर लिखना होगा वो 6000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रैंडम नंबर ये रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हमें जो डेटा कैलकुलेट करना है वो 6 डेज के लिए करना है। सिमुलेशन जो हमें करना है वो 6 डेज के लिए करना है। तो डे नंबर 1 2 3 4 5 6 हम यहाँ पर ये फिल कर देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है, हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को, यानी रैंडम नंबर रिसिप्ट के गिवन है हमें, तो रिसिप्ट के रैंडम नंबर यूज करें। देखो ये रिसिप्ट के रैंडम नंबर है, ये पेमेंट के रैंडम नंबर है। तो नेक्स्ट वाले 2 कॉलम्स अगर देखेंगे ना, तो एक तो है रैंडम नंबर फॉर रिसिप्ट, एक है रैंडम नंबर फॉर पेमेंट्स। तो हम यहाँ पर रिसिप्ट और रैंडम नंबर के पेमेंट्स फिल कर देते हैं। अड़सठ, इक्यावन, छियासी, 68, 51, 86, 68, 51 एंड 86। अच्छा अभी देखो, हमने रिसिप्ट के रैंडम नंबर यहाँ पर फिल कर लिए, पेमेंट्स के रैंडम नंबर फिल कर लिए। एक एक करके समझते हैं। अगर ध्यान दोगे तो ये जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है ये रिसिप्ट है, और जो येलो कलर में हाईलाइटेड है वो पेमेंट्स है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर रिसिप्ट और पेमेंट का डेटा फिल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे 56, 56 देखो इस वाली रेंज में आ रहा है, तो रिसिप्ट कितनी लिखेंगे? 6000। तो फर्स्ट डे रिसिप्ट होगी हमारी, या रिसीट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 6000। 37, 37 देखो इस वाली रेंज में आ रहा है, तो 4000 यहां पर फिल कर देते हैं। नेक्स्ट है 98, 98 हमारा इस वाली रेंज में आ रहा है, तो 10,000। मैं पहले यहां पर रिसिप्ट फिल कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद एक बार देख लो हम, 7, 32, 22, 7 2000, 32 4000, और 22 भी इसी वाली रेंज में आ रहा है, तो 2000, 4000 एंड 4000, 2000, 4000 एंड 4000। ये हमारा हमने रिसिप्ट फिल कर लिया। अच्छा, जैसे हमने रिसिप्ट फिल किया वैसे ही हम पेमेंट फिल कर लेंगे। तो पेमेंट के लिए पेमेंट वाले रैंडम नंबर्स को यूज करेंगे, इन रैंडम नंबर्स को यूज करके पेमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला नंबर गिवन है यहाँ पर 45, तो 45 अगर देखोगे ना तो इस वाली रेंज में आ रहा है, तो पेमेंट हो गया 5000 का, पेमेंट हो गया 5000 का। अच्छा नेक्स्ट है 74, 74 देखो इस वाली रेंज में आ रहा है, तो 74 इस वाली रेंज में आ रहा है, तो पेमेंट वुड बी 6000। नेक्स्ट है 0, 0 देखो सबसे ऊपर वाली फर्स्ट वाली रेंज में है 0 यहां पर, तो पेमेंट वुड बी 3000। अच्छा नेक्स्ट है, नंबर्स देख लेते हैं, 68, 51, 86।
68 तो इस वाली रेंज में आएगा, 51 इस वाली रेंज में आएगा, 86 सेकंड वाली रेंज में आ जाएगा। तो 6000, 5000 एंड 6000 इस तरह से नंबर्स आएंगे। 6000, 5000 एंड 6000। अच्छा, क्वेश्चन में हमें एक और पॉइंट भी गिवन था। क्वेश्चन में हमें गिवन था एस्टिमेटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ सॉरी, क्वेश्चन में ओपनिंग बैंक बैलेंस गिवन था 9000 का। अगर यहां पे देखोगे तो ओपनिंग बैंक बैलेंस 9000 का गिवन है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। यहां पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस हो गया 9000 का, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कितना है प्लस रिसिप्ट हमने कितना किया है माइनस पेमेंट हमारा कितना होगा। ओपनिंग प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट। हमारे पास ऑलरेडी 9000 रुपीज थे, 3000 हमने रिसीव किए तो 12000 हो गए। मैं तो ऐसे ही रैंडम बोल रहा हूं, यहां पर ध्यान नहीं दे रहा। 9000 रुपीज ऑलरेडी बैंक में रखे हुए थे, 3000 हमने रिसीव किए, टोटल 12 हो गए। हमने 6000 का पेमेंट कर दिया, तो रिमेनिंग हमारे पास में 6000 बचेगा। तो ओपनिंग प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट। तो ओपनिंग 9000, रिसिप्ट है 6000, टोटल हो गए 15000। 5000 का हमने पेमेंट कर दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा 10000। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस को हम यहां पर नेक्स्ट डे का ओपनिंग हो जाएगा। 10000 हमारे पास क्लोजिंग है, 4000 हमने रिसीव किए, 14 6 का हमने पेमेंट कर दिया, क्लोजिंग रहेगा 8000। 8000 हमने नेक्स्ट डे में ओपनिंग ले लिया इसको। 10000 हमें रिसीव हुए, 18000, 3000 पेमेंट हुआ, 15000 हमारे पास क्लोजिंग में रह जाएंगे। 15000 नेक्स्ट डे का हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। 2000 हमें रिसीव हुए, 17000, 6000 का पेमेंट हो गया, 11000 हमारे पास क्लोजिंग में रहे। नेक्स्ट हम यहाँ पे कैरी करेंगे 11000। 4000 हमें रिसीव हुए, 15000, 5000 का हमने पेमेंट कर दिया, रिमेनिंग रहा हमारे पास में 10000। नेक्स्ट हम यहाँ पे 10000 फिल करेंगे, 4000 रिसिप्ट, 14 माइनस 6, 8000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस। यहां पर बैलेंस है ना, क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे? जब हमारा ओपनिंग और रिसिप्ट कम हो और हमारे पेमेंट ज्यादा हो रहे हो, तब हमारा ये जो बैलेंस आएगा क्लोजिंग बैलेंस वो नेगेटिव भी हो सकता है। अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में है ना थोड़ा सा स्पेस कम है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अभी हमें कुछ बातें कंक्लूड करनी है। वो एक बार देख लेते हैं, वो मैं यहाँ पर ऊपर कहीं पर स्पेस देखकर एक बार नोट डाउन कर लूंगा। तो देखो क्वेश्चन पहले बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है व्हाट इज द एस्टिमेटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ 6 डेज। 6 डेज हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना बैलेंस बचा है? तो 6 डेज कंप्लीट करने पर हमारे पास में जो बैलेंस बचा है वो है 8000। ठीक है, तो आंसर में ऐसा लिखोगे, कंक्लूजन में लिखोगे एस्टिमेटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ 6 डेज 8000 रुपीज 8000। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंक्लूजन है वो आ जाएगा हमारा estimated balance at the end of 6 days. Estimated balance at the end of 6 days 8000 का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है हाईएस्ट वीकली बैलेंस कब रहा है हमारे पास में। अब देख लेते हैं हाईएस्ट वीकली बैलेंस कब रहा है। हाईएस्ट वीकली बैलेंस देखो 15000 का था, एक पीरियड था ऐसा हमारे पास हाईएस्ट बैलेंस 15000 का था। कौन से डे पर? थर्ड डे पर। थर्ड डे पर हमारे पास में हाईएस्ट बैलेंस था। ठीक है, तो बी पॉइंट हाईएस्ट वीकली बैलेंस ये कंक्लूजन है, 15000 का रहा है और ये थर्ड डे पर है अपने पास में, थर्ड डे। ये हो गया कंप्लीट। एक लास्ट इसमें बोल रहा है कि एवरेज बैलेंस और हमें कैलकुलेट करना है, एवरेज डेली बैलेंस। तो जो क्लोजिंग बैलेंस आया है ना, हम उसका टोटल करके डिवाइड बाय 6 कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस आया है 18 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 8, 10,333, 10,333 एवरेज आ रहा है हमारा। 10,000 प्लस 8,000, 18,000 प्लस 15,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000
डिवाइड बाय 6, 10,333 आ रहा है। तो लास्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज के लिए, तो एवरेज हम निकालेंगे, एवरेज बैलेंस 10,333। ये कंप्लीट है अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है ना, ये क्या है एक्चुअल में, मैंने है ना जब इसको वर्ड फाइल में टाइप किया होगा तब यहाँ पर स्पेस था, मैंने यहाँ पर स्पेस दिया था, और ये जब मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो ये जो क्वेश्चन वाला है ना, ये क्वेश्चन, ये स्पेस, ये उस टाइम कुछ मैनिपुलेशन हुआ और ये क्वेश्चन ऊपर आ गया। अदरवाइज हम यहाँ पर सारा कंक्लूजन लिख देते हैं और ये क्वेश्चन है ना यहाँ से स्टार्ट होता, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होता। लेकिन ठीक है, अभी देख लेते हैं एक बार के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम वो भी सिमुलेशन का कर रहे हैं। अब बेकरी सेल केक सेल करती है, डिमांड पर वीक है, तो डिमांड हमें क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, डिमांड और उसकी फ्रीक्वेंसी, दो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है, दो वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है, डिमांड और उसकी फ्रीक्वेंसी। जब भी हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ डेज गिवन होते हैं ना, तो हम उस फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ डेज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? बहुत ही आसान है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं। एक बार फ्रीक्वेंसी का टोटल हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का टोटल हो रहा है 200। हमारा जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसका टोटल हो रहा है 200। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तो फेवरेबल इवेंट्स 2 डिमांड के लिए 10 होंगे और टोटल इवेंट्स 200 होंगे। तो यहां पर 2 डिमांड, अगर डिमांड 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 10 अपॉन 200। ठीक है, मैं यहां पर तुम्हें कन्वर्ट करके दिखाता हूं। तो डिमांड है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। यहां पर हम वही फर्स्ट टेबल बना रहे हैं जिसमें हम रैंडम नंबर की रेंज कैलकुलेट करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। फ्रीक्वेंसी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 10, 32, 44। मैं एक बार फ्रीक्वेंसी भी नोट डाउन कर लेता हूं। 10, 32, 44, 40, 34, 28, 12। ठीक है। अच्छा, इसका मेरे को टोटल तो पता है 200 हो रहा है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहां पर देख लिया कि टोटल 200 चल रहा है। प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल है 10, टोटल है 200, तो 10 अपॉन 200। ठीक है, तो 10 अपॉन 200, 0.05, 0.05 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले को कन्वर्ट करेंगे तो 30 अपॉन 200, 0.16 हो जाएगा ये। नेक्स्ट 44 अपॉन 200, 0.22, 0.20, 0.17, 0.14 एंड 0.06। ये इस तरह से नंबर्स आएंगे। ठीक है, और हम चाहे तो टोटल भी करके देख सकते हैं। टोटल 1 होना चाहिए। 5 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 14 प्लस 6, टोटल 100 हो रहा है, तो टोटल 1 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्यूमुलेट करते हैं। तो क्यूमुलेट हो गया 0.05, 0.21, 0.43, 0.63, 0.80, 0.94 एंड 1। जब हमने इसको क्यूमुलेट किया और क्यूमुलेट करने के बाद में रैंडम नंबर कैलकुलेट करेंगे, तो रैंडम नंबर के लिए रेंज बनेगी 0 to 4, एक नंबर कम हो जाता है। नेक्स्ट बनेगा 5 to 20। नेक्स्ट यहाँ पे 21 कैरी करेगा और 43 में से एक नंबर कम हो जाएगा तो 42। नेक्स्ट 43 to 62, नेक्स्ट 63 to 79, नेक्स्ट 80 to 93, नेक्स्ट 94 to 99। ये इस तरह से रेंज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें इन रैंडम नंबर को फॉलो करना है। ठीक है, और नेक्स्ट 10 डेज के लिए डिमांड जनरेट करनी है। नेक्स्ट 10 वीक्स के लिए, सॉरी, नेक्स्ट 10 वीक्स के लिए डिमांड जनरेट करनी है। अच्छा, डिमांड तो हमें 10 वीक्स के लिए जनरेट करनी है, लेकिन अगर रैंडम नंबर काउंट करोगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, रैंडम नंबर 14 वीक्स के लिए दिए हुए हैं।
डिमांड तो हमें 10 वीक्स के लिए जनरेट करनी है, लेकिन रैंडम नंबर है ना 1 2 3 4 5 6 7 14 रैंडम नंबर्स गिवन है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो हमेशा जितने डेज के लिए या जितने वीक्स के लिए या जितने टाइम के लिए हमें पूछा जाए ना, सिर्फ उतने ही रैंडम नंबर यूज करने हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लास्ट वाले ये 4 रैंडम नंबर्स को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, हमें स्टार्टिंग के 10 डेज के लिए रैंडम नंबर चाहिए, तो हम स्टार्टिंग के 10 डेज या वीक्स जो भी है, मैंने एक बार यहां पर डेज लिखा हुआ है, शायद ये वीक्स होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इनके रैंडम नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन में। रैंडम नंबर है 23 45 87 23 45 87 47। अभी बस यहाँ पे लास्ट में डिमांड हमें फिल करनी है। तो 23 रैंडम नंबर, 23 देखो इस वाली रेंज में आ रहा है, डिमांड है 6 की। 23 रैंडम नंबर, डिमांड हो गई 6 की। 45 इस वाली रेंज में है, डिमांड हो गई 8 की। 87 पर हम डिमांड लिखेंगे, 87 पर डिमांड आ जाएगी 12 की। 47 पर डिमांड होगी 8 की। 93 पर डिमांड होगी 12 की। 10 10 पर डिमांड होगी 4 की। 5 5 पर डिमांड है 4 की शायद, हाँ देखो 5 इस वाली रेंज में आ रहा है, तो 5 पर 4 केक्स की डिमांड है। 63 पर होगी डिमांड 10 की। 84 पर डिमांड होगी 12 एंड 78 पर डिमांड होगी 10। तो हमने यहां पर ये डिमांड सारी नोट डाउन कर ली है। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा था कि 10 वीक्स के लिए डिमांड निकालो और उनका एवरेज भी कर दो। तो ठीक है, हम इनका एवरेज भी कर देते हैं। एवरेज डिमांड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज डिमांड होगी 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 10, 86 आ रहा है। 86 अगर टोटल डिमांड है, तो एवरेज 10 दिन से डिवाइड कर देंगे तो 8.6 पर डे। और ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट है। ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट है। क्वेश्चन हमें बोल रहा था, एक बार दोबारा से बता देता हूं। जनरेट द डिमांड फॉर 10 वीक्स, ऑल्सो फाइंड आउट एवरेज डिमांड पर वीक। तो हमने ये सब कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा कंप्लीट है सिमुलेशन। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जहां तक मेरे को ध्यान है जून 23 के पेपर में था ये क्वेश्चन। तो मैंने सेम क्वेश्चन वहां से कैरी किया है, सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चंस में 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है डेल्टा कंस्ट्रक्शन कंपनी, और फर्स्ट पैराग्राफ में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें एक्टिविटीज गिवन है, उनकी प्रीसीडिंग एक्टिविटीज गिवन है, और उन एक्टिविटीज का न्यूमेरिक फॉर्म भी गिवन है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जहां पर हमें एक्टिविटीज अल्फाबेटिक भी गिवन हो या न्यूमेरिक भी गिवन हो, क्वेश्चन में अगर हमें एक्टिविटीज अल्फाबेटिक फॉर्म में गिवन है या फिर न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन है, दोनों ही फॉर्म में गिवन है, तो हम हमेशा है ना न्यूमेरिक फॉर्म को यूज करेंगे। ध्यान रखना, हम हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म को यूज करेंगे, हम अल्फाबेटिक फॉर्म को यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है, और अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तुमने पढ़ा है तो तुम्हें ये पता होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर पढ़ा है तो तुम्हें ये पता होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अल्फाबेट्स जो है ना वो लिखे जाते हैं एरो पर,
नंबर्स जो है वो लिखे जाते हैं इवेंट्स पर, सर्कल पर। हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं अल्फाबेट्स को। तो मैंने एक बार के लिए अल्फाबेट्स को कॉपी कर लिया है यहाँ पर, तो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया है। अभी हम इन अल्फाबेट्स को यूज करके नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। ये जो अल्फाबेटिक एक्टिविटीज है, इनको यूज करके नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। अब नेटवर्क डायग्राम बनाने का तरीका देखो, 1 2 1 3 1 4। और एक और चीज, ये भी हम जब क्लास में पढ़ते हैं, रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं, तभी समझ में आता है। नेटवर्क डायग्राम बनाते टाइम तुम्हें एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, या दो कॉन्सेप्ट मान लो। डमी वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि डमी लगाने के क्या क्या रूल्स होते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट, जब नेटवर्क डायग्राम हम बनाते हैं ना, तो सिर्फ उस एक्टिविटी पर ध्यान नहीं देना है जो अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं। मैं जब नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करूंगा ना, मेरे को आगे आने वाली सारी एक्टिविटीज के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां पर कंप्लीट हो रही है। जैसे 2 है ना, 2 से 3 भी स्टार्ट हो रहा है, 2 से 4 भी स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान रखना, नेटवर्क डायग्राम जब हम यहां पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने ये 1 से 2 जो मैं बनाने वाला हूं ना, वो मैं बीच में बनाने वाला हूं। 3 में ऐसे ऊपर की साइड पर बना सकता हूं, कोई इशू नहीं रहेगा। 4 एक्टिविटी को ऐसे नीचे की साइड पर बनाया जा सकता है, कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन 2 बीच में ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 से 3 भी एक एक्टिविटी चल रही है, और 2 से 4 भी एक एक्टिविटी चल रही है, इसलिए 2 को बीच में लिखना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट है 3 से 6, 5 से 6 और 5 से 7, 4 से 5 भी है। बहुत सारी आगे एक्टिविटीज है। तो देखो, ध्यान से देखना, 4 से 5 है सबसे पहले अपना, 4 से 5 है। तो एक बार हमने 4 से 5 तो यहां पर ड्रॉ कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। नेक्स्ट है 3 से 6 एंड 5 से 6। ठीक है, 3 से 6 एक्टिविटी है यहां पर, एंड 5 से 6 है ना, तो 5 से 6 एक्टिविटी के लिए ऐसा एरो बन जाएगा। 3 से 6, 5 से 6, 4 से 5, 4 से 5 हो गया, 3 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। नेक्स्ट है 6 से 7, और लास्ट में है 5 से 7। तो हमने इस नेटवर्क डायग्राम को ये बना दिया। अगर हम नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए अल्फाबेट्स को भी यूज करते ना, तो सेम ऐसा ही नेटवर्क डायग्राम बनता है। ऐसा नहीं कि अल्फाबेट यूज करने पर नेटवर्क डायग्राम डिफरेंट तरीके का बनता है। ठीक है, अल्फाबेट यूज करते तब भी सेम ही तरह से नेटवर्क डायग्राम हम बनाते हैं। जैसे अगर मैं अल्फाबेट्स की बात करूं, तो एक्टिविटीज है ए से लेकर जे तक। अल्फाबेटिक अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा सा एक बार समझा देता हूं। एक्टिविटीज है ए से लेकर जे तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। प्रीसीडिंग हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्रीसीडिंग एक्टिविटीज है ट्रिपल डैश ए बी डी। सीई जी जी एफ एच। अच्छा, यहां पर देखो, ए बी सी तीनों का कोई प्रेसिडेंट नहीं है। ए से स्टार्ट हो रहा है डी, ए से स्टार्ट हो रहा है ई। तो ध्यान से देखना, ए आएगा बीच में, ए बीच में आएगा। ए से स्टार्ट हो रहा है डी, ऊपर है बी। ए से स्टार्ट हो रहा है ई, नीचे है ई। ठीक है। अच्छा, बी और डी से स्टार्ट हो रहा है एफ, तो हमने एफ स्टार्ट कर दिया बी और डी से। अच्छा, ए और ई से ये सी है, सी और ई से स्टार्ट हो रहा है जी, हमने ये जी स्टार्ट कर दिया। जी से स्टार्ट हो रहा है एच, तो जी से एच तो यहां पर चला जाएगा। जी से स्टार्ट हो रहा है आई, यहां पर चला जाएगा। और एफ और एच से जे स्टार्ट हो रहा है। तो ऊपर जैसे नेटवर्क डायग्राम बनाया ना, वैसा ही नेटवर्क डायग्राम यहां पर बनाया। तो डजेंट मैटर कि हम अल्फाबेट को यूज करें या हम नंबर्स को यूज करें, न्यूमेरिक यूज करें, नेटवर्क डायग्राम दोनों से सेम ही तरीके का बनता है। सिंपल सा मतलब है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में है ना अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों चीजें गिवन है ना, तो हमेशा तुम्हें नंबर्स को यूज करना है। उसके बाद इस क्वेश्चन में अभी हमसे पूछा क्या गया है, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया।
सेकेंड पार्ट पॉसिबल पाथ विद ड्यूरेशन ऑफ द सेड प्रोजेक्ट, पॉसिबल पाथ भी हमें यहाँ पर सारे लिखने हैं, क्रिटिकल पाथ भी हमें यहाँ पर बनाना है, और उसके बाद हमें टोटल फ्री और इंडिपेंडेंट फ्लोट कैलकुलेट करना है। जिन एक्टिविटीज का हमसे पूछा गया है सिर्फ हम उन्हीं का करेंगे। CDFI का पूछा गया है तो हम CDFI का ही क्रिटिकल टोटल फ्री और इंडिपेंडेंट फ्लोट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इन सारी एक्टिविटीज का ड्यूरेशन हम यहां पर फिल कर देते हैं। 4 7 10 3 8 4 7 10 3 8 4 7 10 3 8 16 9 6 11 8 16 9 6 11 8 ये हमने ड्यूरेशन यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, अच्छा ड्यूरेशन फिल करने के बाद में हमें सबसे पहले पॉसिबल पाथ, सारे के सारे पॉसिबल पाथ के लिए बोल रहा है कि सारे पॉसिबल पाथ यहाँ पर लिखकर बनाओ। तो जितने भी पाथ यहाँ पर पॉसिबल है हम वो यहाँ पे सारे लिख देंगे। तो पॉसिबल पाथ लिखे जाते हैं कुछ इस तरह से। हमें 1 से स्टार्ट करके 7 तक पहुंचना है, तो 1 से स्टार्ट करके 7 तक पहुंचने का एक रूट ये हो सकता है। ठीक है, 1 से स्टार्ट करके 7 तक पहुंचने का एक रूट ये भी हो सकता है। 1 से स्टार्ट करके 7 तक पहुंचने का एक रूट ये भी हो सकता है। 1 से स्टार्ट करके 7 तक पहुंचने का एक रूट ये भी हो सकता है, और 1 से स्टार्ट करके 7 तक पहुंचने का एक रूट ये भी हो सकता है। तो ऐसे 5 डिफरेंट रूट्स है, हम वो सारे पॉसिबल पाथ को यहाँ पे लिख लेंगे। तो 1 से स्टार्ट होकर 1 2 सॉरी 1 3 6 7 1 3 6 7, और इसमें ड्यूरेशन कितना लग रहा है, इसमें ड्यूरेशन जो भी लग रहा है वो ऐड करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 7 और 16 23 और 8 31, 31 डेज में दिया हुआ है शायद यहाँ पर। बिल्कुल, ड्यूरेशन इन डेज यहाँ पर देखो ऊपर लिखा हुआ है। तो 31 डेज, 1367 31 डेज। अच्छा नेक्स्ट है 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7, तो ये हो गया 4 5 6 7, यहां पर भी 31 डेज आ रहा है। अच्छा एक है 1 2 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7 ये वाला रूट है, 1 2 4 5 6 7 ये वाला रूट है। ठीक है, तो 1 2 4 5 6 7 को फॉलो करेंगे। तो 1 2 4 5 6 7 को फॉलो करने पर, एक मिनट रुको, सॉरी, नेक्स्ट हम फॉलो कर रहे हैं 1 2 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7 को फॉलो करेंगे तो 4 8 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27 और 8 35, 35 डेज हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास में है, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो है 1 2 4 5 7, 1 2 4 5 7, 1 2 4 5 7, 12 और 9 21, 21 और 11 33 डेज। एक हो गया 1 4 5 7, 1 4 5 7 19 और 11 30 डेज। अच्छा क्रिटिकल पाथ भी कैलकुलेट करना आसान है। क्रिटिकल पाथ, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में पॉसिबल पाथ विद ड्यूरेशन बोल रहा था, तो हमने सारे पॉसिबल पाथ लिख दिए विद ड्यूरेशन। थर्ड क्वेश्चन हमें बोल रहा है क्रिटिकल पाथ एंड ड्यूरेशन। तो क्रिटिकल पाथ वो वाला पाथ होता है जिसमें ड्यूरेशन सबसे ज्यादा हो। क्रिटिकल पाथ वो पाथ है जिसका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा है, तो हमने यहाँ पर क्रिटिकल पाथ भी कैलकुलेट कर दिया। या फिर क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करने का एक और तरीका है जिसको हम जिसका मेथड का नाम है, मेथड का नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, जिसमें ई और एल बेसिकली है ना, एक मेथड है, उस मेथड का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, जिसमें हम ई और एल की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो ई और एल की वैल्यूज भी हम यहां पर कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। देखो ई 1 L 1, ठीक है,
यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे E2L2। E स्टैंड्स फॉर अर्ली स्टार्ट टाइम, L स्टैंड फॉर लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, ये सब चीजें रेगुलर क्लास में बहुत बेटर तरीके से समझ में आती है, क्योंकि वहां पर हम, जैसे अगर मैं रेगुलर क्लास में अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को करवाता हूं ना, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट करवाने में एटलीस्ट मुझे 10 से 12 क्लासेस लगती है। अभी हमें कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने में? ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए तो वहां पर अगर 10-12 क्लास का कंटेंट है तो वो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होता है ये रेगुलर क्लासेस में। अच्छा, E1 फॉरवर्ड चलते हैं। ई में हम फॉरवर्ड चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फॉरवर्ड चलेंगे। ड्यूरेशन को ऐड करते हुए चलते हैं, और अगर मल्टीपल ड्यूरेशन आता है तो हम उसमें मैक्सिमम को प्रेफर करते हैं। 1 के बाद 2 का नंबर आ रहा है, तो 2 पर पहुंचने के लिए केवल एक ही रूट है। इस रूट को कंप्लीट करने में हमें 4 डेज लग जाएंगे, तो E2 है ना, वो 4 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमें 3 तक पहुंचना है। 3 तक पहुंचने के दो पॉसिबल रूट है। 3 तक पहुंचने के दो पॉसिबल रूट है। ठीक है। अच्छा, अगर हम 1-3 वाला रूट फॉलो करेंगे तो 7 डेज में हो जाएगा, और 2-3 वाला फॉलो करेंगे तो 3 दिन लगेंगे। तो 4 और 3 7, एंड 0 एंड 7 7, दोनों तरफ से ही 7 आ रहा है ना, तो यहां पर हम इसको फिर 7 ही लिखेंगे। मान लो एक तरफ से 7 आ रहा होता और एक तरफ से 9 आ रहा होता। एक तरफ अगर हम मूव करते, एक रूट से मूव करते तो 7 आता, नेक्स्ट रूट से मूव करते तो 9 आता, तो जो मैक्सिमम होता है ना वो फिर हम यहां पर फिल करते। जैसे देखो यहां पर होगा, 4 के लिए देखना, 4 के लिए इस रूट से मूव करेंगे तो 0 और 10 10, और अगर हम इस रूट से मूव करेंगे तो 4 और 8 12। तो 1 4 मूव करेंगे तो 10, और 2 4 मूव करेंगे तो 12। तो हम यहां पर 12 फिल करेंगे। E4 की वैल्यू होगी 12। अच्छा, E4 के बाद E5 पर जाना है, तो 5 पर जाने के लिए यही वाला रूट है, तो 12 और 9 21। E5 वुड बी 21। अच्छा, उसके बाद हमें 6 तक पहुंचना है। 6 में भी देखो दो रूट है, एक तो ये वाला रूट है, तो 21 और 6 27। ठीक है, और इस तरफ से 7 और 16 23। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? 27, जो बड़ा वाला नंबर होता है, जो मैक्सिमम वाला नंबर है, वो फिल किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट यहां पर भी देखना, 21 और 11, 21 और 11 हो गया 32, और 27 और 8 35। तो हम बड़ा वाला नंबर चूज करेंगे 35। तो ई हम फॉरवर्ड चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ड्यूरेशन को ऐड करते हुए चलते हैं। अगर मल्टीपल ड्यूरेशन होते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम होता है उसको प्रेफर करते हैं। एल बैकवर्ड चलेंगे, ड्यूरेशन को सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे, लेस करते हुए चलेंगे। अगर मल्टीपल सॉल्यूशन है तो उसमें से हम मिनिमम को प्रेफर करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो 35 ये हो गया, और 7 के बाद 6 का नंबर आएगा, तो 35 में से 8 माइनस किया तो 27। ठीक है, आएगा। अब 5 तक जाने के लिए देखो दो रूट्स है बैकवर्ड में, 6 to 5 है, तो 6 to 5 मूव करेंगे ना, तो 27 और 6 21, और इधर हो जाएगा 35 और 11 24। ठीक है, तो 21 मिनिमम वाला नंबर है, तो हम 21 फिल करेंगे यहां पर। 21 माइनस 9 12, 12 माइनस 8 4, और ये हो जाएगा। अच्छा देखो, 3 तक पहुंचने के लिए दो रूट्स है, एक तो ये 27 माइनस 16 11, एक ये वाला रूट है। नहीं नहीं, 3 पर बैकवर्ड के लिए एक ही रूट है, बैकवर्ड के लिए। ये तो फॉरवर्ड है, ये तो है ना, मेरे को ऐसा लगा बैकवर्ड है, लेकिन ये तो एरो का साइन आगे की तरफ जा रहा है ना, ये फॉरवर्ड हो गया। तो यहां पर 27 माइनस 16, 27 माइनस 16 11 हो जाएगा ये। और इधर देखो तीन रूट्स है बैकवर्ड आने के, 1 पर 11 माइनस 7 4, 4 माइनस 4 0, और 12 माइनस 10 2। तो मिनिमम है 0, तो यहां पर 0 हो जाएगा। जिस भी इवेंट पर ई और एल की वैल्यू सेम होती है, उन इवेंट्स को अगर असेंडिंग ऑर्डर में नोट डाउन किया जाए, जिन भी इवेंट्स पर ई और एल की वैल्यू सेम होती है, उन इवेंट्स को अगर असेंडिंग ऑर्डर में नोट डाउन किया जाए, तो असेंडिंग ऑर्डर में नोट डाउन करने पर हमें क्रिटिकल पाथ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर ही देखो,
1 पर सेम है, 2 पर सेम है, 4 पर सेम है, असेंडिंग ऑर्डर 5 पर, 6 पर, 7 पर, और नीचे यहां पर भी देखोगे ना तो हमारा क्रिटिकल पाथ जो आ रहा था वो 1 2 4 5 6 7 ही आ रहा था, और क्रिटिकल टाइम जो है वो 35 हो जाएगा। क्रिटिकल टाइम जो है वो 35। और एक और पॉइंट याद रखना, एग्जाम में जो भी क्रिटिकल पाथ है ना तो मैं उसको डबल लाइन से शो करना है। डबल लाइन का मीनिंग है कि जैसे 1 2 4 5 6 7 है तो 1 2 पर ऐसे डबल लाइन ड्रॉ करोगे, 2 4 4 5 5 6 एंड 6 7। एक बार जब तुम्हें क्रिटिकल पाथ पता लग जाए तो उसके बाद ऐसे डबल लाइन से शो करना है क्रिटिकल पाथ, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, हमें फ्लोट कैलकुलेट करना है। फ्लोट कौन कौन सी एक्टिविटीज का कैलकुलेट करना है? फ्लोट जो हमें कैलकुलेट करना है वो करना है CDFI। तो एक्टिविटीज CDFI, और इनका न्यूमेरिक नाम क्या है? इनका न्यूमेरिक है, सी का है 1 4, डी का है 2 3, सी का है 1 4 2 3, एफ स्टैंड्स फॉर 3 6 एंड 5 7। ये हमारी फ्लोट टेबल है, ये हम यहां पर है ना फ्लोट टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फ्लोट टेबल। अच्छा, फ्लोट टेबल में अगर हमें टोटल फ्लोट तक पूछा जाएगा ना तो 7 कॉलम्स बनेंगे, फ्री फ्लोट तक 8 कॉलम्स एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट टोटल 9 कॉलम्स बनेंगे। अगर हमें सिर्फ टोटल फ्लोट कैलकुलेट करना है तो 7 कॉलम्स की टेबल बनेगी। फ्री फ्लोट कैलकुलेट करना है तो एक और कॉलम आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 8 हो जाएंगे, और इंडिपेंडेंट फ्लोट कैलकुलेट करना है तो 9 कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कॉलम वाइज बात करूं तो कॉलम वाइज है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, यहां पर जो भी फॉर्मूले वगैरह यूज होने वाले हैं वो फॉर्मूले मैंने यहां पर लिख दिए हैं फ्लोट टेबल के अंदर। कैसे यूज करते हैं फ्लोट टेबल को वो समझना। जैसे मैंने पहले सारी एक्टिविटीज यहां पर वो वाली लिख ली है जिनका मुझे फ्लोट कैलकुलेट करना है। अभी इन एक्टिविटीज का मैं ड्यूरेशन लिख लेता हूं, CDFI। तो सी का है ड्यूरेशन 10, डी का है 3, एफ का है 16, 10 3 16 11। ड्यूरेशन आ गया 10 3 16 11, ये ड्यूरेशन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है EST। EST का फुल फॉर्म क्या होता है? LST का फुल फॉर्म क्या होता है? EFT का फुल फॉर्म क्या होता है? LFT का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने यहाँ पर सब फुल फॉर्म भी लिखे हुए हैं, सिर्फ सारे फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर सारे तुम्हें अपनी जो फाइल है उसके अंदर मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें सबसे पहले EST कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। एक्टिविटी हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में पढ़नी, तो जहां से एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है वहां से हम ई की वैल्यू को पिक करेंगे, जहां पर एक्टिविटी फिनिश हो रही है वहां पर हम एल की वैल्यू को पिक करेंगे। यानी एक्टिविटी अगर 1 4 है तो 1 से ई की वैल्यू को पिक किया जाएगा, और ई कहां पर लिखा हुआ है? ई लिखा हुआ है नेटवर्क डायग्राम में। तो एक्टिविटी सबसे पहले सी एक्टिविटी गिवन है ना, 1 4 एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी है। तो 1 पर ई की वैल्यू कितनी है? 0, और 4 पर एल की वैल्यू कितनी है? 12। 1 पर ई की वैल्यू है 0, 4 पर ई की वैल्यू है 12। 1 पर ई की वैल्यू है 0, और 4 पर, 1 पर तो हमने ई की वैल्यू लिख दी, ई का मतलब है EST, और एल का मतलब होता है LFT। LFT मतलब इस वाले कॉलम में 12 लिखा जाएगा, बीच वाले 2 कॉलम्स खाली रह जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे एक्टिविटी गिवन है 2 3, तो 2 पर ई की वैल्यू और 3 पर एल की वैल्यू। 2 पर एक्टिविटी 2 पर ई की वैल्यू आ रही है 4, और 3 पर एल की वैल्यू आ रही है 11। तो 4 एंड 11। अच्छा, 4 लिखा जाएगा यहां पर, 11 होगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है 3 6। 3 पर ई की वैल्यू 7, और 6 पर 3 6 इस वाली एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं।
तो ई की वैल्यू और एल की वैल्यू पिक करेंगे हम यहां पर, यानी 7 एंड 27, 7 एंड 27, और लास्ट है 5 7, 5 7 इस एक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है। तो इस पर ई है 21 एंड 35, 21 एंड 35, 21 यहां पर फिल करेंगे, दो कॉलम छोड़कर LFT 35 फिल करेंगे। अच्छा वैसे है ना, LST और EFT के मैंने फॉर्मूले यहां पर लिखे हुए हैं, LST और EFT के फॉर्मूले, लेकिन आसान करने के लिए, आसान समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए, LST मतलब कॉलम नंबर 4 है, इज इक्वल टू होता है 6 - 2, LFT माइनस ड्यूरेशन, LFT माइनस ड्यूरेशन कर देंगे तो कॉलम नंबर 4 होता है 6 - 2, और EFT होता है कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 5 होता है ड्यूरेशन प्लस EST, यानी 2 + 3। 6 - 2 करेंगे ना तो 4 आएगा, 6 - 2 करने पर 4 आएगा, तो 6 - 2 करने पर 4 आएगा ना, तो 6 - 2 करते हैं तो 2, 12 माइनस 11 - 3 7, 8 सॉरी, 11 - 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 27 - 16 करेंगे तो 11 हो जाएगा, 35 - 11 करेंगे तो 35 - 11 24 हो जाएगा ये, ठीक है। और 5 का मतलब होता है EFT, 5 = 2 + 3, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा 10 7 23 एंड 32, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ये हमारे स्टार्टिंग के 6 कॉलम्स फिल हो गए। इसके बाद टोटल फ्लोट का, वैसे तो मैंने यहां पर फॉर्मूला लिखा है, लेकिन इसको भी आसानी से समझने के लिए 7 = 6 - 5 करो और 4 - 3 करो, दोनों से सेम आंसर आएगा। हम चाहे 6 - 5 करें, चाहे हम 4 - 3 करें, दोनों से ही आंसर जो आने वाला है ना वो सेम आने वाला है, इधर 6 - 5 और 4 - 3, 6 - 5 करें और 4 - 3 करें, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो 6 में से 5 माइनस करोगे तो देखो 2 आ रहा है, और 4 में से 3 माइनस करोगे तब भी 2 आ रहा है, तो हम यहां पर 6 - 5 यूज कर लेते हैं। वैसे दोनों में से कुछ भी यूज करो सेम आएगा, तो 2 4 4 एंड 3। अब चेक कर लो, देखो 24 - 21 करोगे तो 3 है, और 35 - 32 करोगे तब भी 3 है। अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है। फ्री फ्लोट के लिए ध्यान से समझना, एक्टिविटीज इस फॉर्म में लिखी हुई है 1 4, उसके बाद 2 3, जहां से एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है वहां से हम इंडिपेंडेंट फ्लोट का स्लैक निकालेंगे, और जहां पर एक्टिविटी फिनिश हो रही है वहां से हम फ्री फ्लोट का स्लैक निकालेंगे। स्लैक का मीनिंग होता है ई और एल की वैल्यू में डिफरेंस। स्लैक का मीनिंग मैंने यहां पर नहीं लिखा है, ठीक है। स्लैक इज इक्वल टू होता है ई और एल का डिफरेंस, ई एंड एल का डिफरेंस, ई एंड एल के डिफरेंस को हम स्लैक बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है, फ्री फ्लोट का फॉर्मूला है टोटल फ्लोट माइनस स्लैक, फ्री फ्लोट का फॉर्मूला है टोटल फ्लोट माइनस स्लैक। अच्छा ध्यान से देखना, हम यहां पर एक कॉलम को ड्रॉ कर लेते हैं और यहां पर हम स्लैक टाइम लिख देंगे, जो भी स्लैक टाइम आ रहा है ना हम उस स्लैक टाइम को यहां पर लिख देंगे। वैसे जब हम क्लास में इस क्वेश्चन को करना सीखते हैं ना, तो हम ऐसा स्लैक टाइम हमारा निकालने की आदत हो जाती है, तो वहां पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हम यहाँ पर एक अलग से कॉलम ड्रॉ कर रहे हैं जहां पर हम सिलेक्ट टाइम की वैल्यू फिल करेंगे।
अच्छा, एक्टिविटी 1.4 में अगर हमें फ्री फ्लोट का सिलेक्ट टाइम निकालना है ना, तो हम एक्टिविटी जहां पर फिनिश हो रही है ना उसको यूज करेंगे, यानी हम यूज करेंगे 4367। फ्री फ्लोट के लिए 4367 यूज करेंगे, और इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए हम 1235 यूज करेंगे इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए। ठीक है, तो 4367 पर, और स्लैक का मैंने फॉर्मूला तुम्हें बता ही दिया, स्लैक इज इक्वल टू होता है ई और एल का डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहला 4 है, क्योंकि हम फ्री फ्लोट पहले कैलकुलेट करेंगे, तो फ्री फ्लोट का स्लैक हमें पहले नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्री फ्लोट का स्लैक होगा 4 पर। 4 पर ई और एल में डिफरेंस है, 4 पर ई और एल में 0 का डिफरेंस है, तो फर्स्ट स्लैक जो यहां पर होगा ना वो 0 होगा। यहां पर हम स्लैक की वैल्यू फिल कर रहे हैं। ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर स्लैक। नेक्स्ट है हमारा 3। ठीक है, क्योंकि हमने पहले 4 को बेस लेके स्लैक निकाला है, अभी हम 3 को बेस लेके स्लैक निकालेंगे। तो नेक्स्ट है 3। 3 पर ई और एल में कितना डिफरेंस है? 3 पर ई और एल में 4 का डिफरेंस है। 3 पर ई और एल में 4 का डिफरेंस है, तो हम यहां पर स्लैक नोट डाउन करेंगे 4। ठीक है, नेक्स्ट 6 और 7 है उसके बाद में। 6 पर ई और एल में 0 का डिफरेंस है, 7 पर भी ई और एल में 0 का डिफरेंस है। ठीक है, दोनों पर 0 का डिफरेंस है, तो हम यहां पर सिलेक्ट लिख देते हैं 0 एंड 0। अच्छा, जैसे हमने एक्टिविटी जहां पर फिनिश हो रही है, यानी येलो कलर का जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वहां से मैंने फ्री फ्लोट का सिलेक्ट निकाला है। अभी जहां पर एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, जो ब्लू कलर के हाईलाइटेड है, उस पर हम इंडिपेंडेंट फ्लोट का सिलेक्ट कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 5, 1 2 3 5 पर ई और एल का डिफरेंस। ठीक है, 1 पर 0, 2 पर 0, 3 पर 4 और 5 पर 0। ठीक है, 1 2 3 5 ही हमें चाहिए था। अगर स्टार्टिंग वाला यानी ब्लू कलर का तुम देख रहे हो, यहां पर देखो, यहां पर ब्लू कलर का दिख रहा होगा तुम्हें, मेरा हाथ नहीं जाएगा उस तरफ, ब्लू कलर का दिख रहा होगा हाईलाइटेड 1 2 3 5। तो 1 पर ई और एल का डिफरेंस है 0, 2 पर है 0, 3 पर है 4, 0 0 4 0। तो स्लैक हो जाएगा 0 0 4 एंड 0। ठीक है, अच्छा अभी हम बात कर लेते हैं फ्री फ्लोट की। फॉर्मूला होता है टोटल फ्लोट माइनस स्लैक। टोटल फ्लोट में से हम स्लैक माइनस कर देते हैं, तो 2 0 4 एंड 3। ठीक है, और इंडिपेंडेंट फ्लोट का फॉर्मूला होता है फ्री फ्लोट माइनस स्लैक। तो फ्री फ्लोट है 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 4 0, और 3 माइनस 0 3। एक और बात ध्यान रखना, ये तो इतना ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। एक और चीज ध्यान रखना, लास्ट पॉइंट, फ्लोट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर कभी भी नेगेटिव फ्लोट आए ना, तो तुम्हें उसको डायरेक्ट 0 कर देना है। नेगेटिव फ्लोट, हम डिले, हो सकता है कि डिले 2 दिन हमने डिले कर दिया, 4 दिन हमने कोई काम डिले कर दिया, फ्लोट का मतलब होता है पीरियड ऑफ डिलेनेस। फ्लोट कभी भी डिले नहीं होता है। अगर कभी भी फ्लोट तुम्हें डिले मिले ना, तो तुम्हें उसको, यानी फ्लोट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, सॉरी, फ्लोट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर तुम्हें कभी भी वो नेगेटिव मिले, तो तुम्हें उसको राउंड ऑफ करके 0 कर देना है हमेशा, यह ध्यान रखना इस चीज को। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। और एक और शॉर्टकट है, जितने भी टोटल फ्लोट 0 आ रहे हैं ना, वो सब फ्री फ्लोट भी 0 होंगे, और जितने भी फ्री फ्लोट 0 है ना, वो सारे इंडिपेंडेंट फ्लोट भी 0 होंगे। ठीक है, ये भी तुम ध्यान रख लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने एग्जाम से ही पिक किया है क्वेश्चन। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। ठीक है, और हमें है ना एक्टिविटीज गिवन है, हमें एक्टिविटीज गिवन है, और एक्टिविटीज का हमें ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम गिवन है। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है तुम्हें हर बार क्वेश्चन में ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली गिवन हो, तुम्हें ए एम बी और कुछ भी पी क्यू आर करके भी गिवन हो सकता है। टाइम ऑप्टिमम तब होगा जब वो मिनिमम होगा, तो उनमें से जो भी मिनिमम टाइम है ना,
वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होगा। तो ऑब्जर्व करो, एक्टिविटी 1 2 के 3 अलग अलग टाइम हमें यहां पर गिवन है, तीनों में से मिनिमम कौन सा है 15, तो ऑप्टिमिस्टिक कौन सा हुआ 15। ऑप्टिमिस्टिक हमेशा मिनिमम होगा। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट होता है पैसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट होता है पैसिमिस्टिक, तो पैसिमिस्टिक हमेशा मैक्सिमम होगा, और जो तीसरा बचेगा ना वो मोस्ट लाइकली हो जाएगा। अगर कभी भी क्वेश्चन में तुम्हें स्पेसिफिकली गिवन नहीं है कौन सा ऑप्टिमिस्टिक है, कौन सा पेसिमिस्टिक है, कौन सा मोस्ट लाइकली है, तो ये इस तरह से हमें क्वेश्चन को समझना है। एक्टिविटीज गिवन है हमें 1 2 1 3, तो इन एक्टिविटीज का देखो क्वेश्चन बोल रहा है नेटवर्क डायग्राम बनाओ, सारे पाथ आइडेंटिफाई करो। ये सारे पाथ आइडेंटिफाई करने का काम है ना, तुम लोग खुद कर लेना। ये सारे पाथ आइडेंटिफाई ये होता है कि जैसे जितने भी पाथ फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पहुंचने वाले हैं वो सब हो जाएंगे। और एक इसमें बोल रहा है एक्सपेक्टेड टाइम भी नोट डाउन करो, एक्सपेक्टेड टाइम भी कैलकुलेट करो, वेरिएंस वगैरह निकालो। और एक हमें इस क्वेश्चन में बोला नहीं है लेकिन हम क्रिटिकल पाथ भी कैलकुलेट करें। अब देखो ये सारी एक्टिविटीज हमें यहां पर कुछ इस तरह से गिवन है, उनका ड्यूरेशन हमें इस तरह से गिवन है। मैंने वैसे यहां पर नीचे फॉर्मूले लिख दिए हैं एक्सपेक्टेड टाइम का और वेरिएंस का, लेकिन फिर भी एक बार मैं यहां पर कर देता हूं। ये जो मैंने यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट किया है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम टीई कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम फॉर्मूला होता है टीओ प्लस टीपी प्लस 4TM डिवाइड बाय 6। ये फॉर्मूला चलता है यहां पर, टीओ प्लस टीपी प्लस 4TM डिवाइड बाय 6। ठीक है, टीओ प्लस टीपी प्लस 4 × TM, इन सबको ऐड करोगे और 6 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में टीओ करोगे ना तो 15, प्लस टीपी करोगे तो 25, प्लस 4TM करोगे तो उसको 80 कर दे और डिवाइड बाय 6 कर दे, तो देखो आंसर जो आ रहा है ना वो 20 आ रहा है। आंसर देख लो 20 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो तरीका तुम्हें पता लगी गया है। एक और शॉर्टकट होता है, अगर टीओ टीएम टीपी के अंदर जो डिफरेंस है वो सेम है, ध्यान रखना ये जो शॉर्टकट है वो केवल तभी अप्लाई होगा जब टीओ टीएम टीपी का डिफरेंस सेम होगा। तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना तो टीओ और टीएम में 5 का डिफरेंस है और टीएम और टीपी में भी 5 का डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंस सेम होता है ना तो जो टीएम होता है ना वही टीई हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में सब में डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो फॉर्मूला यूज करना ही है हमें। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो, अगर डिफरेंस सेम है तो हम थोड़ा जल्दी करने के लिए 20 25 10 12 6 और 10 डायरेक्ट लिख देंगे। अगर डिफरेंस सेम है ना तो मोस्ट लाइकली टाइम ही टीई बन जाता है, वही हमारा एवरेज हो जाता है। ठीक है, तो हमने टीई कैलकुलेट कर दिया। एक हमें वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है टीपी माइनस टीओ अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। अच्छा, मैंने वैसे नीचे वेरिएंस का फॉर्मूला यहां पर देखो लिखा हुआ भी है। ठीक है, टीपी माइनस टीओ अपॉन 6 का होल स्क्वायर, लेकिन फिर भी मैंने एक बार और ऊपर लिख दिया। तो टीपी माइनस टीओ करेंगे तो टीपी माइनस टीओ करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 अपॉन 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2.77, वेरिएंस आ जाएगा 2.77। नेक्स्ट भी 10 है तो 2.77। नेक्स्ट है टीपी माइनस टीओ करेंगे ना तो 8 होगा, 14 माइनस 6 करेंगे तो 8 होगा, 8 अपॉन 6 का होल स्क्वायर 1.77। नेक्स्ट भी 8 है तो 1.77, नेक्स्ट भी 8 है तो 1.77, नेक्स्ट भी 8 है तो 1.77। लो, हमने वेरिएंस भी निकाल दिया। अच्छा, अभी हमें क्वेश्चन बोल रहा है नेटवर्क डायग्राम भी बनाना है हमें और उसका क्रिटिकल पाथ भी निकालना है। तो 1 2 1 3 2 3 2 4। ठीक है, ठीक है, तो सारी एक्टिविटीज हमें हमेशा याद होनी चाहिए। तो नेटवर्क डायग्राम बनेगा 1 से 2, 1 से 3, 2 3 2 4 3 4, 2 3 2 4 3 4 एंड 4 5। आसान है ये तो, डमी वाले रूल्स याद होने चाहिए, ध्यान रखना सबको। ठीक है, सबने पढ़े हुए हैं मेरे को ऐसा लगता है,
क्योंकि सारे टीचर्स जब डिस्कस करते हैं तो डमी वाले रूल हमेशा डिस्कस किए जाते हैं कि डमी बनाने के पीछे लॉजिक क्या है नेटवर्क डायग्राम्स के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर ड्यूरेशन लिख देते हैं 20 25 10, ड्यूरेशन 20 25 10 12 6 एंड 10, और फाइनली हम इसमें है ना ई और एल की वैल्यू भी फिल कर देते हैं। मैं ई और एल की वैल्यू फिल करने के लिए इस बार नहीं नहीं छोड़ो, रहने दो, नॉर्मल तरीके से ही फिल कर लेंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं E1 L1, बोथ वुड बी 0 होंगे ही हमेशा। E2 L2, E3 L3, E4 L4, E5 L5। अगर तुम लोगों ने नेटवर्क डायग्राम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी ना, तो यहाँ पर देखते ही नेटवर्क डायग्राम पता लग जाता है कि क्रिटिकल पाथ क्या आ रहा है। यहाँ पर नेटवर्क डायग्राम में देखकर ही पता लग जाता है। यहाँ पर ई और एल की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, और हमारा जो क्रिटिकल पाथ है ना, मैंने तुम्हें बोला इसको डबल लाइन से शो करना है। डबल लाइन से शो करोगे तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। ये क्रिटिकल पाथ है और ये हमारा क्रिटिकल टाइम है। दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट है। क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल टाइम, दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट है। लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर, रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस। डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें यहाँ पर रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस का। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस में हमने दो क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लिया है ग्रुप रिप्लेसमेंट का, जो लास्ट 3 अटेम्प्ट से कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है, ग्रुप रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। और एक हमने लिया है यहाँ पर सिंपल अपना जो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो मेंटेनेंस का क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया, दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप रिप्लेसमेंट से। अच्छा, ग्रुप रिप्लेसमेंट क्वेश्चन देखो, द मैनेजमेंट, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने एग्जाम का क्वेश्चन ही पिक किया है, शायद ये लास्ट वाले एग्जाम में ही आया हुआ है, December 23 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो द मैनेजमेंट ऑफ बीबी होटल इज कंसिडरिंग, ठीक है। अच्छा, रूम्स कितने हैं होटल के अंदर? 200 रूम्स है, और हर एक रूम में 5 लाइट बल्ब्स है, तो टोटल 1000 लाइट बल्ब्स है हमारे पास में। ठीक है, उन लाइट बल्ब के फेल होने की परसेंटेज हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल भी रहा है 1000 लाइट बल्ब्स है हमारे पास में। इट कॉस्ट ₹100 टू रिप्लेस इंडिविजुअल बल्ब। अगर हम सिंगल सिंगल करके बल्ब्स को रिप्लेस करते हैं तो ₹100 लगते हैं। व्हेन द इट हैज बर्nt आउट का मतलब खराब हो जाए बेसिकली। इफ ऑल बल्ब वर रिप्लेस साइमल्टेनियसली इट कॉस्ट ₹20 पर बल्ब। अगर सारे बल्ब्स को एक साथ, अगर इंडिविजुअली रिप्लेस कर रहे हो ना तो ₹100 लग रहे हैं, और सारे बल्ब्स को अगर एक साथ रिप्लेस किया जा रहा है तो ₹20 पर बल्ब लग रहा है। ठीक है, इट इज प्रपोज टू रिप्लेस, ये प्रपोज किया गया है कि सारे बल्ब्स एक साथ रिप्लेस हो जाएंगे, वेदर दे बर्ट आउट और नॉट, चाहे वो खराब हो चाहे नहीं हो। ठीक है, अभी एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कितने लाइट बल्ब्स हर मंथ रिप्लेस होंगे? कितने लाइट बल्ब्स हर मंथ रिप्लेस होंगे? चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। कितने मंथ्स का डेटा गिवन है ऊपर? 5 मंथ्स का डेटा गिवन है, तो 5 मंथ्स आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 मंथ में फेलियर की प्रोबेबिलिटीज भी ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटीज, अच्छा मैं यहां पर परसेंटेज तो गिवन है लेकिन मैं उसको प्रोबेबिलिटीज की तरह लिखूंगा। ठीक है, जैसे ऊपर 10% गिवन है, ठीक है 10%, तो मैंने इसको 0.10 लिखा है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरी मंथ लाइट बल्ब कैसे फेल होंगे, टेक्निकलिटी पे नहीं जाएंगे, तुम्हें सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सॉल्व करना ज्यादा ऐसा मान लो ज्यादा प्रॉफिटेबल है हमारे लिए। ठीक है, ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए।
ना कि हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये सब चीजें रेगुलर क्लास में समझी जाती है। फिलहाल के लिए 1000 बल्ब्स है ना, तो हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, 1000 इंटू 0.10, 1000 इंटू 0.15, 1000 इंटू 0.25, 1000 इंटू 0.30 एंड 1000 इंटू 0.20। मेरे पास स्पेस नहीं रहेगा शायद यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे प्लस 100 इंटू पहली प्रोबेबिलिटी, वेरी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट कर देंगे हम इसको वापस से। नेक्स्ट 100 इंटू 0.15, सॉरी एक बार इसको ढंग से लिख लेते हैं, 100 इंटू 0.15, नेक्स्ट 100 इंटू 0.25, क्योंकि फर्स्ट प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर थर्ड नंबर आएगा। नेक्स्ट है 100 इंटू 0.30, दैट्स इट। अभी सेकंड वाले नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेकंड वाले नंबर की वैल्यू आएगी 150, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, 10 ये वाला हो जाएगा, 160 ये हो जाएगा टोटल। तो 160 वेरी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फिल करेंगे हम यहाँ पर 0.10, 160 0.15 सेकंड प्रोबेबिलिटी, 160 0.25 थर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो 250 प्लस 15 ऐसे हो जाएगा, 250 प्लस 15 प्लस 16, 391 ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे प्लस 391 इंटू 0.10 प्लस 391 इंटू 0.15। अच्छा, नेक्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो पहला वाला नंबर हो जाएगा 300 प्लस 25 प्लस ये हो जाएगा 24 प्लस नेक्स्ट हो जाएगा 39.1, लेकिन मैं उसको 39.1 को सिर्फ 39 ही लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 388 और यहां पर हो जाएगा 388 इंटू 0.10। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने ये सारी वैल्यूज नोट डाउन की, फिर हमने ये 100 कैलकुलेट किया, फिर 100 के बाद ये सारी वैल्यूज नोट डाउन की, वेरी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करना है। फिर हमने ये 160 कैलकुलेट किया, फिर 160 के बाद वाली ये सारी वैल्यूज नोट डाउन की। फिर हमने 391 कैलकुलेट किया और 391 के बाद वाली ये सारी वैल्यूज नोट डाउन की। अभी लास्ट में 388 आया है, तो 388 के बाद वाली वैल्यूज आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, कॉलम वाइज लिखा है हमने सब। अच्छा, लास्ट वाली कैलकुलेशन एक और कर लेते हैं हम। तो पहला वाला हो जाएगा 200, नेक्स्ट वाला हो जाएगा 30, नेक्स्ट वाला हो जाएगा 25 है ना, तो 32 और 32 और 8 40 ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 39.1 प्लस 19.05 और लास्ट वाला हो जाएगा 38.8। अच्छा, ये टोटल आ रहा है 366.95, मैं इसको 367 लिख देता हूँ यहाँ पर लास्ट में, स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 367। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि हर मंथ कितने फेलियर हुए। फर्स्ट मंथ में 100 फेलियर हुए, सेकंड मंथ में 160 फेलियर हुए, थर्ड मंथ में 391 फेलियर हुए। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ। आसान है, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करना आसान है। ग्रुप रिप्लेसमेंट थोड़ा सा मुश्किल है। ये ग्रुप रिप्लेसमेंट है ना, ये नेक्स्ट पेज पर ले जाना है इसको। यहाँ पर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मंथ 1 2 3 4 5, प्रोबेबिलिटी भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक्सपेक्टेड लाइफ आती है। तो 0.10, 0.30, 0.75, 1.20 एंड 1। और ये जो एक्सपेक्टेड लाइफ है ना, हमें इसका टोटल चाहिए, एक्सपेक्टेड लाइफ का टोटल चाहिए हमें यहाँ पर।
0.4 प्लस 0.75 प्लस 1.2 प्लस 1, 3.35 आ रहा है, 3.35 मंथ्स आ रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की अगर हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला चलता है। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला चलता है। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मशीन्स, यहां पर मशीन्स की जगह बल्ब यूज करेंगे हम, इस क्वेश्चन में बल्ब्स गिवन है। नंबर ऑफ बल्ब्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ, जो हम टोटल कर रहे हैं वो आएगा यहां पर, मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अच्छा, नंबर ऑफ बल्ब्स है 1000 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ है 3.35 और इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट आ रही है 100 रुपए। क्वेश्चन में गिवन था 100 रुपीज, अगर इंडिविजुअली चेंज करेंगे तो 1 लाख डिवाइड बाय 3.35, 29,851 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, 29,851 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। दो वैल्यूज तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, मंथ और प्रोबेबिलिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड लाइफ आएगा, फॉर्मूला यूज करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक इस क्वेश्चन में लास्ट में हमें ग्रुप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करने को बोला गया है और ये भी पूछा गया है आइडेंटिफाई एट व्हाट इंटरवल शुड रिप्लेस ऑल द लाइट बल्ब्स। ऑल द लाइट बल्ब्स के बारे में बात कर रहा है तो ग्रुप रिप्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा है। और लास्ट में क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है विच पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट वुड इकोनॉमिकल, यानी इंडिविजुअल बेटर रहेगी या ग्रुप बेटर रहेगी। तो इंडिविजुअल की कॉस्ट आ रही है 29,851, ग्रुप की हम कॉस्ट निकाल देते हैं और उन दोनों को फिर कंपेयर कर लेंगे। अच्छा, ग्रुप रिप्लेसमेंट सॉल्व करने का तरीका, इसके लिए भी एक टेबल बनती है, वही 5 मंथ्स है तो 5 मंथ्स के लिए डेटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फेलियर चाहिए और नंबर ऑफ फेलियर हमने फर्स्ट वाली टेबल में कैलकुलेट किए हुए। देखो नंबर ऑफ फेलियर ये फर्स्ट वाली टेबल में हमारे पास में है 100, 160, 391, ये सेम यहां पर भी आ जाएंगे 100, 360, 391, 160 था, 100, 160, 391 था, ये 160 था, 100, 160, 391। नेक्स्ट है 388 और 367, 388 एंड 367। सबसे पहले हमें फेलियर का क्यूमुलेट करना है। अच्छा, फेलियर का क्यूमुलेट करेंगे तो 100, 260, 260 प्लस 391, 651 प्लस 388, 1039 प्लस 367, 1406। ठीक है, अच्छा ये हमने क्यूमुलेट कर लिया। अभी हमें क्यूमुलेटिव से इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है, क्वेश्चन में गिवन है इनटू 100, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 10,000, सेकंड वाला नंबर हो जाएगा 26,000, थर्ड वाला नंबर हो जाएगा 65,100, नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 1,03,900 और लास्ट वाला नंबर हो जाएगा 1,40,600। ठीक है, ये हमें मल्टीप्लाई करके लिख देना है। मैंने तुम्हें तरीका यहाँ पे बता दिया है, क्यों करते हैं वही इस चीज में मत पड़ो, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है। कितने लाइट बल्ब्स है हमारे पास क्वेश्चन में, 1000 लाइट बल्ब्स है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट से और ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 20, तो 1000 लाइट बल्ब मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो 1000 लाइट बल्ब मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो 20,000। यहां पर सब सेम आता है, ग्रुप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट सेम आती है। क्यों आती है अभी मत पूछना, अभी सोचना भी मत, हमें अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा,
नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे ना, इन दोनों कॉस्ट को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो इन दोनों कॉस्ट को ऐड करने पर अगर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट वाली हो जाएगी 30,000, 46,000, 85,100, नेक्स्ट हो जाएगी 1,23,900, नेक्स्ट हो जाएगी 1,60,600। और एवरेज करने के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड कर देंगे, डिवाइड बाय मंथ, डिवाइड बाय पीरियड कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, पीरियड कितना है, जैसे फर्स्ट के लिए 1 मंथ है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरह से डिवाइड करेंगे। ये 30,000, नेक्स्ट हो जाएगा 23,000, नेक्स्ट 85,100 डिवाइड बाय 3, 28,367, 28,367, 123,900 डिवाइड बाय 4, 30,975 और 160,600 डिवाइड बाय 5, 32,120। मिनिमम वाली कॉस्ट कौन सी आ रही है यहाँ पर, 23,000। यानी सॉल्यूशन ये होगा कि अगर हमें ग्रुप रिप्लेसमेंट करना है ना तो एवरी 2 मंथ में करना है। यहां पर तुम ये लिखोगे कंक्लूजन में कि ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी या ग्रुप रिप्लेसमेंट शुड बी डन या शुड वी रिप्लेस्ड ऑल द बल्ब्स इन होटल एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ, एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ विच कॉस्ट 23,000 रुपीज एवरेज। अच्छा, एवरेज ग्रुप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट आ रही है 23,000 और एवरेज इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट आ रही है 29,000। क्वेश्चन ये भी पूछ रहा था कौन सी पॉलिसी बेटर है, तो ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज बेटर, ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज बेटर, क्योंकि इंडिविजुअल को जब हम फॉलो कर रहे हैं तो 29,851 आ रही है एवरेज कॉस्ट, और यहां पर एवरेज कॉस्ट आ रही है 23,000, क्योंकि हम सेकंड मंथ में ही रिप्लेस कर देंगे। अगर हम सेकंड मंथ में रिप्लेस कर देंगे ना तो थर्ड मंथ की एवरेज कॉस्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेकंड मंथ पे रिप्लेस करते ही वापस से सारे के सारे बल्ब नए हो जाएंगे और वापस से उनका फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ मंथ से कोई लेना देना नहीं है, हम सेकंड मंथ में अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारी एवरेज कॉस्ट जो है ना वो सेकंड मंथ वाली ही कंसीडर की जाएगी। ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट है, और ये हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कंपनी है जिसके 300 डेज के ब्रेकडाउन का डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अच्छा देखो इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करने का तरीका सीखो, इस क्वेश्चन को भी 1 2 3 4 5। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना, अगर ब्रेकडाउन होता है ना तो ब्रेकडाउन की वजह से 600 रुपीज कॉस्ट लगती है, और कंपनी है ना अडॉप्ट करना चाहती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम जिसकी कॉस्ट लगती है 250 पर डे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब बेसिकली होता है सर्विस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ गाड़ी है, फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर 4 व्हीलर होता है, तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर की हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर सर्विस करवाते हैं, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोला जाता है। सर्विस करवाने या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या उस पर्टिकुलर मशीन की लाइफ को इंक्रीज किया जा सके। सर्विस करवाने का फायदा ये होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाने का हमारे लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो ये है कि हमारी उस मशीन के ब्रेकडाउन होने के, बर्नट आउट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्विस हो गया तो अब ब्रेकडाउन होगा ही नहीं, फेलियर होगा ही नहीं, लेकिन उसके फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसा ही यहां पर लिखा हुआ है कि ब्रेकडाउन की वजह से ब्रेक जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है उसके रीजन से ब्रेकडाउन पर लिमिट लग जाएगी। कितनी लिमिट लग जाएगी, 1 पर डे की लिमिट लग जाएगी। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम से हम कितना सेव कर रहे हैं। तो ब्रेकडाउन क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 गिवन है, उनके नंबर ऑफ डेज गिवन है 50 140 60, 50 140 60 30 एंड 20। तुम्हें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, टोटल फेलियर आ जाएगा 50
280, 180, 120 एंड 100, और इनका हमें टोटल कर देना है, टोटल ऑफ फेलियर। टोटल फेलियर करेंगे तो 280 प्लस 180 प्लस 120 प्लस 150, 730 टोटल फेलियर हो जाएगा। अभी हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान रखना, ध्यान से समझना। दो पॉलिसी है हमारे पास में, दो पॉलिसी है, या तो कंपनी ऑप्ट्स ब्रेकडाउन पॉलिसी, हम सर्विस नहीं करवाएंगे, जैसे फेलियर होगा हम उसको चेंज कर देंगे या फिर उसको हम रिपेयर कर लेंगे। हम सर्विस वाली पॉलिसी यूज नहीं कर रहे। जैसे मैंने एक गाड़ी परचेज की और उस गाड़ी की मैं सर्विस नहीं करवाऊंगा, जो भी पार्ट खराब होगा, इंजन खराब होगा, चौक खराब होगा, प्लग खराब होगा, मैं उसको चेंज करवा दूंगा या उसको रिपेयर करवाऊंगा, लेकिन मैं उसकी सर्विस नहीं करवाऊंगा। जो हर 6 मंथ्स में या हर 10,000 किलोमीटर पर सर्विस होती है, मैं उसको नहीं करवाऊंगा। ठीक है, मैं उसको ब्रेकडाउन को ही फॉलो करूंगा, फेलियर को फॉलो करूंगा। तो अगर मैं फेलियर को फॉलो करूंगा तो फेलियर को फॉलो करने पर टोटल फेलियर होंगे 730 पूरे साल में, 300 डेज में टोटल फेलियर जो होंगे ना वो 730 होंगे। तो हमारी फेलियर की कॉस्ट कितनी लगेगी, फेलियर कॉस्ट, फेलियर कॉस्ट लगेगी 730 फेलियर्स होंगे और हर फेलियर पर 600 रुपीज लग रहे हैं। तो 730 फेलियर्स पर 600 रुपीज, तो 730 इंटू 600, 4,38,000 हमारी टोटल कॉस्ट रहेगी। 4,38,000 हमारे लिए टोटल कॉस्ट रहेगी। ठीक है, ये तो हो गया ब्रेकडाउन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो। दूसरा ऑप्शन ये है कि कंपनी अगर चाहे ना तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी फॉलो कर सकती है। तो इफ कंपनी ऑप्ट्स प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी, इफ कंपनी मेंटेनेंस पॉलिसी, इफ कंपनी ऑप्ट्स प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी, ठीक है, तो अगर कंपनी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी ऑप्ट करती है तब क्या होगा, ठीक है, तब हमारी एक तो प्रिवेंटिव कॉस्ट लगेगी। अच्छा, प्रिवेंटिव कॉस्ट कितनी लग रही है, अगर ध्यान से देखोगे तो 250 पर डे है, और हम कितना दिन काम कर रहे हैं, हम 300 डेज काम कर रहे हैं, तो 300 डेज इंटू ₹250 पर डे, तो 75,000, 75 के बाद 30, बिल्कुल 75,000 तो हमारी प्रिवेंटिव कॉस्ट लगेगी। अच्छा, क्या प्रिवेंटिव के बाद ब्रेकडाउन होना बंद हो जाता है, नहीं, ब्रेकडाउन होना बंद नहीं होता है, एवरेज एक ब्रेकडाउन पर डे तो होगा ही होगा। तो अगर एवरेज एक ब्रेकडाउन पर डे होता है तो हमें वहां पर ब्रेकडाउन कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी, और वो ब्रेकडाउन कॉस्ट कितनी होगी, ध्यान रखना 300 डेज है ना, और एवरेज एक ब्रेकडाउन पर डे हो रहा है, तो टोटल ब्रेकडाउन होंगे 300, टोटल फेलियर होंगे 300, और एक फेलियर के 600 रुपीज लगते हैं, और एक फेलियर के अगर 600 रुपीज लग रहे हैं ना, तो 1,80,000 रुपीज ब्रेकडाउन की कॉस्ट हो गई। टोटल कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई 180,000 प्लस 75,000, 2,25,000, सॉरी 2,55,000, 2,55,000 हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की वजह से हम कितना सेव कर पाएंगे। लास्ट वाली लाइन देखो, एनुअल सेविंग बतानी है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम की वजह से। अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम को फॉलो नहीं करते हैं तो टोटल कॉस्ट लगेगी 480, 438,000, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को फॉलो करते हैं तो 255,000 लगेगा। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को फॉलो करने के बाद हमारी जो सेविंग्स होगी वो सेविंग्स होगी
4,38,000 माइनस 2,55,000, इतना पैसा हम सेव कर लेंगे अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को फॉलो करते हैं। 1,83,000 रुपीज की हमारी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि तुमसे पूछे कि कितनी सेविंग होगी, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दोनों में से कौन सी पॉलिसी बेटर है, कंपेयर करके बताओ। तो इजी है, इस क्वेश्चन में अगर कंपेयर करेंगे तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉलिसी को ऑप्ट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो मेरी तरफ से जो एग्जाम में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे ये थे। मैंने यहाँ पर तुम्हें जितने भी क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे थे मैंने यहाँ पर तुम्हें कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर तुम्हें इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, तो तुम चाहो तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, कमेंट्स में भी मेरे को वो क्वेश्चन डालकर छोड़ सकते हो। मैं उसका कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूं। और अगर तुम्हें सारा कंटेंट सही लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस कंटेंट से हेल्प मिली, तो हमारे चैनल को तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो और जो वीडियोस वगैरह हैं उनको लाइक भी कर सकते हो। और अगर तुम्हारी तरफ से कोई सजेशन हो और उस सजेशन को तुम बताना चाहते हो तो वो भी तुम अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उस सजेशन को डेफिनेटली फॉलो करूंगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही काफी है। जितने भी क्वेश्चन है मैंने अपनी तरफ से तुम्हें करवाए हैं, तुम उनको प्रैक्टिस करो। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने जो एग्जाम में थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस है वो भी मैंने यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है मैंने उस डिस्क्रिप्शन में उन सबका लिंक दिया हुआ है कि थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मैंने एसएम के नोट्स भी यहाँ पर तुम्हें थ्योरी वाले नोट्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तुम उनको भी फॉलो कर सकते हो। और मैंने अब वैसे भी तुम्हें बता दिया है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरह से एग्जाम को ट्राई करना, अच्छी तरह से कोशिश करना एग्जाम देने की, ज्यादा पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑपरेशन मैनेजमेंट का पेपर बहुत ही आसान आता है। और इसी नोट के साथ में मेरी तरफ से ऑपरेशन मैनेजमेंट की जो मैराथन क्लास है उसका थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट है। और थैंक यू अगर तुमने यहाँ तक सारा कंटेंट देखा है, यहाँ तक सारा कंटेंट तुमने समझा है, और अगर तुम्हें इससे कोई भी हेल्प मिलती है तो उसके लिए थैंक यू, और खुश रहो हमेशा।